हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अब इस सल्फर टेट्राफ्लोराइड में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +4, इसलिए इसे हम कहते हैं सल्फर 4 फ्लोराइड या फिर सल्फर टेट्राफ्लोराइड। आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में सल्फर जो है वो 6th A ग्रुप में है। ये ऑक्सीजन के साथ प्लेस्ड है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो ये जो सल्फर है 6th ग्रुप में, उसका जो है एक फ्लोराइड हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं सल्फर का एटॉमिक नंबर। आपको मालूम है कि एटॉमिक नंबर जो है ये होता है 16। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यदि मैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में लिखूं तो ये देखिए नियॉन हमने लिखा। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है और ये 2p6 तक हो चुका है। इसका मतलब अब जो बचा हुआ है वो है 3s2 एंड 3p4। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 6 है, तभी तो ये 6th A ग्रुप के अंदर है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बाहर का, उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और p4 हुंस रूल क्या कहता है, पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन को भरिए और जब सिंगली फील्ड हो जाए तो फिर आप जो है इसका पेयरिंग कीजिए। तो चलिए 1, 2, 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। अब मुझे बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम कोवैलेंसी सल्फर की देखते हैं SF4 में, तो हम देखते हैं कि सल्फर 4 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसकी कोवैलेंसी तो इस कंपाउंड में 4 है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहां पे कोवैलेंसी हो गया हमारा कितना, 4। तो देखिए हमारा फर्स्ट टास्क ये है कि एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखें कि इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो चलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब वैलेंसी 4 है तो ये भी हमें 4 चाहिए। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक सब एनर्जी लेवल से दूसरे सब एनर्जी लेवल चला जाता है, ऑर्बिट नंबर वही रहता है। इसका मतलब मैं यहां से यदि ले लूं, सिर्फ आउटर मोस्ट में ले रहा हूं, तो यहां पे हम लिखेंगे 3s2 3p। ये देखिए अब 3 से हमने इसको ले लिया, p3 ले लिया, तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, ये चला गया 3d1 में। अब मुझे बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 अनपेयर्ड, क्योंकि p के अंदर ये 1 2 3 और ये चौथा चला गया है d के अंदर। तो अब हम लिख सकते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर वैलेंसी इक्वल टू 4। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो सल्फर की 4 वैलेंसी हमने एक्सप्लेन कर ली। अब हम देखेंगे कि सल्फर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन आखिर है क्या, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। चलिए अब हम हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का देखते हैं। SF4 में हमारा मॉलिक्यूल है SF4। अब यहां पे देखिए आप SF4 में हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक सिंपल सा तरीका जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 6। अब ये बताइए यहाँ पे हम यदि एक फ्लोरीन ले लें, दूसरा यहाँ ले लें, तीसरा यहाँ ले लें, चौथा यहाँ ले लें, तो 4 तो बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे और यहाँ पे ये हो जाएगा लोन पेयर। ये बिल्कुल क्लियर है ना, 4 बॉन्ड बने 4 फ्लोरीन से, इसलिए बॉन्ड पेयर हो गया 4 और एक हो गया लोन पेयर। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1। अब यदि हम यहाँ पे टोटल लें कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तो यहाँ हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 और 1 हो गया 5। और जब हाइब्रिडाइजेशन हम डिसाइड करते हैं तो देखते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है कितना। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3 और ये 5 है तो sp3d। और यदि 6 होगा तो क्या होगा, sp3d2। ऐसे ही एक बार और sp3d3 लीजिए जब 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। अब यहां पे 5 की वजह से हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन
ये हमारा हो गया sp3d। अब इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप ये देखिए कि सबसे पहले आपने क्या लिया है, एक s ऑर्बिटल लिया है, इसके बाद हमारे पास ये 3 p ऑर्बिटल थे और एक्साइटेड स्टेट के लिए हमने यहाँ से ले लिया है 1 2 3 4 और ये 5, ये टोटल जो है हमारे पास d ऑर्बिटल था। तो ये हमारे पास 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, और ये 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। ये है 3s, ये है 3p और ये है 3d। जैसा मैंने आपको पहले बताया है, हमारे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन जो है 3s, अब ये देखिए 3s2 हमारे पास और 3p3 3d1, ये देखिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो है हम देख चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए 2 3 5 एंड 1 6 ही है। तो यहाँ पे s में 2 हो गया, p में 3 और एक यहाँ पे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेयर्ड, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यदि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम देखेंगे यहाँ पे 4 वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन हमारा कैलकुलेशन कर रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d है। तो अब चलिए हम मिक्स करते हैं। ये देखिए एक s हमने लिया, 3 p ले लिया और यहाँ से अब हम ये d ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमारे पास sp3d होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे sp3d हो गया और अब लिखेंगे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपको मालूम है कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो शेप कैसा होता है, लीनियर। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, देखिए एक्सपेक्टेड है। और जहां भी लोन पेयर आएगा वेस्पर थ्योरी बताएगा कि अब इसका शेप क्या होगा। तो जब हम पूरे लोन पेयर बॉन्ड पेयर को लेके सोचते हैं कि क्या होगी ज्योमेट्री, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री। और जब लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है तो उसके बाद जो हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड शेप। तो अब देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d, उसकी वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 5, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया तो ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट शुड बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आप देखिए यहाँ पे ये ट्राइगोनल हो गया, बाइपिरामिडल हो गया। और वेस्पर थ्योरी कहता है कि जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो तो लोन पेयर जो है वो जाता है किसी इक्वेटोरियल पोजिशन पे। देखिए यहाँ पे 1 2 3, ये जो 3 पोजीशन ट्रायंगल पे हैं इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन और ये हो गया एक्सल पोजीशन। तो आपने देखा कि एक लोन पेयर जो है चला गया कहां पे, ये जो है एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो अब यदि मैं इसको यहां से ऐसा ले लूं, ये देखिए यहां से, ये देखिए ये हमारा हो गया एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो है हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से एक्सपेक्टेड जो है ज्योमेट्री वो है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इस लोन पेयर की वजह से क्या हुआ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे कि यहां पे इस लोन पेयर की वजह से अब क्या होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री हम लिखेंगे यहां पे, ये देखिए ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। भाई ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो लोन पेयर की वजह से रिपल्सन होगा। अब क्या होगा, ये लोन पेयर इसको भी रिपेल करेगा, इसको भी करेगा, सभी रिपल्सन होंगे। और रिपल्सन के बाद कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाता है, ये देखिए ये हो गया हमारा सल्फर और 1 2 3 4 हमारे पास ये 4 सल्फर है। अब ये देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये है 3, ये है 4। तो अब यदि मैं देखूं तो ये हमारा 1 है जो मैंने नंबर दिया है, इसके ठीक नीचे जो है ये सेकंड वाला है, इसके बाद ये आपका जो है ये 4th था और ये हमारा 3rd था। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो अब क्या है, ये बिल्कुल जैसे बचपन में हम खेलते थे ना, सीसा पे बैठ जाते थे दोनों तरफ, ऐसे आराम से खेलते रहते थे। ये जो है सीसा के जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है। ये देखिए यहाँ से हम बैठेंगे और ये जो है स्ट्रक्चर ऐसे घूमेगा। तो इसको हम कहते हैं शेप जो है ये है सीसा स्ट्रक्चर। ये आपको क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लोन पेयर है वो यहां पे है। ये देखिए आप, जैसे 1 2 3 ये ट्रायंगुलर, ये ट्रायगोनल,
प्लेनर होता, ये ऊपर नीचे होता, तो वो होता ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इस लोन पेयर की वजह से हो गया ये सीसा स्ट्रक्चर। तो दो चीजें आपको देखनी है, जब आप इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वो ज्योमेट्री जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हाइब्रिडाइजेशन से, और शेप का मतलब होता है भैया अब उस लोन पेयर को आप हटा दीजिए। तो लोन पेयर हटाने के बाद जो बचा है वो क्या है, तो वो हो गया सीसा स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिपल्सन है उस रिपल्सन में बॉन्ड एंगल का क्या फर्क पड़ता है। अब ये बताइए, ऐसे देखा जाए तो ये कितना होता है, ये 120 होता है, ये 180 है। इसका मतलब उस लोन पेयर की वजह से 180 भी कम हो जाएगा और ये 120 भी जो है कम हो जाएगा, तभी तो रिपल्सन होगा। आपको याद है ना, वेस्पर थ्योरी में हम कहते हैं कि रिपल्सन का ऑर्डर जो है लोन पेयर is greater than lone pair bond pair is greater than bond pair। तो सबसे जो कम रिपल्सन होता है वो दो बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। अब ये देखिए सब बॉन्ड पेयर हैं, ये आपस में ये भी रिपेल कर रहे हैं, लेकिन विनर कौन है, वो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब यहाँ दो लोन पेयर तो है नहीं, तो लोन पेयर रिपल्सन तो है नहीं, लेकिन उस लोन पेयर की वजह से जितने भी बॉन्ड पेयर हैं ऑल दिस आर गेटिंग अफेक्टेड एंड द बॉन्ड एंगल विल रिड्यूस। तो एक 180 से कम हो जाएगा और एक जो है 120 से कम होगा। तो देखते हैं क्या होता है शेप और इसके बॉन्ड एंगल। चलिए, हमारे पास ये SF4 रेडी है। ये देखिए, ये है एक्सेल पोजीशन वाला सल्फर, और ये जो दिख रहा है ना ऑरेंज येलो जैसा, ये एंगल बता रहा है 173.1, मतलब जहां 180 था ऊपर नीचे थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। तो अब ये टिल्ट हो गया, तो देखिए अब इस डायग्राम को देखिए आप, यहां पे जो हम ऊपर नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया। अब 180 की जगह ये हो गया 173.1 डिग्री। बॉन्ड एंगल चेंज हुआ ना, ये रिपल्सन की वजह से। और उसी तरह से जो ट्रायगोनल प्लेनर पे ये पोजीशन पे था, ये देखिए ट्रायगोनल प्लेनर पोजीशन था, तो यहां पे होता तो 120 डिग्री है, लेकिन ये जो है एंगल कितना हो गया 101.6 डिग्री। इस डायग्राम में हम बता रहे हैं कि ये दो सल्फर जो हैं इक्वेटोरियल वाले, इनके बीच में 101.6, और जो एक्सेल पोजीशन वाले थे वो 180 की जगह 173.1 डिग्री हो गया। और इसी डायग्राम को तोड़ के हमने ऐसा बना लिया। ये बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पे बॉन्ड एंगल हमने देख लिया। अब हमारे पास है बॉन्ड लेंथ। अब ये देखिए, ये 154 जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो सल्फर एंड फ्लोरीन है उनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है 154.5 पिकोमीटर, और जो एक्सेल वाला जो है ये देखिए थोड़ा सा एलोंगेटेड होता ही है ये, तो ये होता है 164.6 पिकोमीटर। तो ये था SF4 का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन। और एक चीज और, ये जो SF4 है ना, एक ये कलरलेस गैस है और ये काफी कोरोसिव है। क्यों? ये SF4 गैस जो है मॉइस्चर या वाटर के साथ रिएक्ट करता है और HF बनाता है। और आपको तो मालूम है HF कितना खतरनाक है, ये तो ग्लास को भी डिसॉल्व कर देता है। इसलिए हम कहते हैं SF4 इज कोरोसिव गैस, और ये जो है कलरलेस है। तो कलरलेस कोरोसिव गैस एंड इट प्रोड्यूसेस HF व्हेन इट रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर और H2O। तो ठीक है, एट ए ग्लांस SF4 हाइब्रिडाइजेशन sp3d, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन शेप है सीसा। चलिए अब हम भी चलते हैं सीसा खेलने। ओके, बाय एवरीवन।